एक भी नहीं सेलेक्ट हुए। तो आप ईमानदारी से अगर लग जाएंगे तो सब बन सकते हो आप। महिलाओं के लिए टीचिंग का तो जॉब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लाजवाब है। लेकिन विभाग में परेशान करने वाले भी खूब मिलेंगे। यहाँ भी जो पुरुष है ना, वो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने लगते हैं। आजमगढ़ में भी ऐसे था, गया एक स्कूल का निरीक्षण करने, बड़ा स्कूल था। तो प्रिंसिपल के कमरे में बैठा, वहाँ 5-6 अध्यापक, उनसे कुछ पूछ रहा था, स्टाफ रजिस्टर और अटेंडेंस, स्कॉलर रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, सब देख रहा था। कुछ महिलाओं की आवाज़ें, हमको महिलाएं कहाँ बोल रही हैं। तो कहें कि हेडमास्टर ने कहा कि वो लोग हैं ना गुरुजी। हमका गुरुजी? हमका तुम भी तो गुरुजी हो, ये और दूसरे गुरुजी कहाँ हैं? कह रहे वो महिलाएं हैं। हमका तो महिलाओं को तुम लोग गुरुजी कहते हो क्या? कहा हाँ, हम लोग गुरुजी कहते हैं महिलाओं को, जबकि सभी अध्यापक होते हैं। भाई बहुत अंतर करना, अध्यापक और अध्यापिका कर लीजिए। तो उनके गुरुजी कहने का मतलब ये होता था कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, क्योंकि हम अध्यापक हैं, तुम गुरुजी हो। गुरुजी हो तो तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। उनका भी काम लेके वही जाते थे बाहर, उसी बहाने घूमते थे। और अधिकारियों की तो ये स्थिति है कि जाएंगे तो आप मिलेंगे नहीं। लेकिन मैं एकमात्र अधिकारी था, 3 दिन निरीक्षण करता था और 4 दिन ऑफिस बैठता था। जिस दिन निरीक्षण करता था, शाम के 4 बजे तक वापस आ जाता था। आकर के फिर 2 घंटा बैठता था ऑफिस। और जिस दिन केवल ऑफिस बैठना है, 10 से 5 ऑफिस, ऑफिस से निकलते समय सबसे पूछता था, किसी के पास कोई काम पेंडिंग हो तो बता दो, अभी करा लो। बाहर कोई महिला पुरुष खड़ा दिख गया, कैसे खड़े हैं, क्या काम है, तो बताया क्यों नहीं अब तक, चलो अभी तुम्हारा काम करते हैं। तो बड़ा मज़ा आता था लोगों के चेहरे पर, जिसका काम हमने बुला बुला के किया, या आप सामने निगाह पड़ेगी, कैसे भाई यहाँ क्यों घूम रहे हो, ये 4 महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ क्यों खड़ी हो। ये अनावश्यक खड़े हो, तो गलत संदेश भी जाता है कि वहाँ महिलाएं ही खड़ी रहती हैं, तुम अपना काम बताओ। बाबू तो तुम्हें घुमाएगा ही, 2 दिन 4 दिन घुमाएगा, तभी तो पैसा दोगे। भाई उसका कोई कैरेक्टर तो है नहीं, न उसने जीवन में कोई स्वप्न देखा। बाबू तो मजबूरी में बनते हैं लोग। और बाकी आप लोगों को पूछना, फिर हम तो सुनाएंगे तो कई दिन सुनाते रह जाएंगे, पूरे नावल लिखनी पड़ेगी। सर आप लोगों को बता दिए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से जो है और लोगों से छिप कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और रही बात की, बहुत ही आसान भाषा में बताएं कि आपका टाइम मैनेजमेंट रात में नहीं है। आप 2 बजे 3 बजे पढ़ेंगे, कोई याद नहीं कोई रहेगा, फायदा आपका नहीं। टाइम मैनेजमेंट। जो काम आप 4 बजे सुबह उठ करके करते हो, शायद वो सबसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट होता है, जो आप पूरे दिन दिन बनाया ही गया है काम करने के लिए। आप प्राचीन ग्रंथों में देख लीजिए, उसमें रात सोने के लिए ही बनाई गई है। वहां पे माना जाता है निशाचर, मतलब भूत प्रेत ये सब दौड़ते हैं। आप लोग भूत प्रेत थोड़ी होगी तो मुझे रात को जाग रहे हैं इंसान। इससे अच्छा है कि आप बेहतर तरीके से आप सुबह में 4 बजे उठिए और अपना 11 बजे तक जितने भी काम उस पर वर्क करिए। अपनी पढ़ाई करना है तो उस पर वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए नहीं, ज़्यादा से जैसे ज़्यादा। फैमिली के साथ रह रहे हैं तो एक कमरा अपना अलग सेपरेट कर लीजिए, लेकिन 5-10 मिनट एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए। हाँ, कुछ नहीं है, 2 मिनट लगातार क्लैपिंग जंप कर लो, 2 मिनट में 100-150 बार हो जाता है। हो गया पर्याप्त 24 घंटे के लिए। कहें कि समय नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं, 4 फीट की जगह है, खड़ा होकर के वहीं जंप कर लो। जैसे भी हो, पहले की बात की, आप जब स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी आप एक्सरसाइज पढ़ बहुत पाएंगे। इम्पोर्टेंट और जब कहीं सेलेक्ट हो जाना तो फिर समय ही समय रहेगा।
तब 1 घंटा करना, 1.5 घंटा करना, तब प्राणायाम भी कर लेना, एक्सरसाइज भी कर लेना। फिर तो अगर हम ज़िंदा रहे मिल जाओगे तो हम बता देंगे तुम्हें 10 प्रकार का दंड, 10 प्रकार का बैठक, फिर खड़ा होकर के करने वाले प्राणायाम, बैठ के करने वाले, पीठ के बल लेट करके, पेट के बल लेट करके, सब पर 5-5 7-7 हैं प्राणायाम। लेकिन अभी उतनी आपको आवश्यकता नहीं है, 1 डेढ़ 2 मिनट आप कीजिए। अच्छा देखिए, ये मत मान के चलिए कि आपके सामने जो खड़ा है बहुत विद्वान व्यक्ति होगा, तभी आपको अच्छी नॉलेज दे पाएगा, नहीं। इसमें बहुत विद्वता की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी जो सामने खड़ा है ना, घिस-घिस करके ज्ञान अर्जित किया है। टीचर सबसे अच्छे कौन होते थे? जो 3rd डिवीज़न में होते थे। उनसे अच्छा कोई टीचर ही नहीं होता था। जो ऑल राउंड 1st डिवीज़न थे, वो तो निकल जाते थे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। वो अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। तो अच्छाइयाँ, कमियाँ सब में होती हैं। किसी की आप कमियाँ देखेंगे तो कमियाँ ही देखते रह जाएँगे। लेकिन हमको प्रयास करना है कि हम अच्छाइयाँ देखेंगे। हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं। पॉजिटिव अप्रोच का रहिए, सिलेक्शन निश्चित होगा। देर सबेर होगा यदि आप ईमानदारी से लगे हैं तो। अब सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे आधे उम्र से भी कम के हैं। मेरी उम्र कितनी है इस समय? 62। तो 62 मतलब 31 से कम सभी लोग हैं। मतलब सभी लोग 20 से ले करके 25-26 के बीच में हैं। आपके पास 4-5 साल का समय है, खूब जम के लगिए। इस समय तो इतनी एनर्जी होती है। खैर मैं तो बीच-बीच में मारपीट भी करता था, लेकिन दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। हमसे कोई टकराएगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो और अच्छी पर्सनालिटी थी। अब जैसे मैं आ रहा था एक बार चाय पी करके, तो देखा कि 20-25 लोग इकट्ठे हैं। कुछ उसमें दुकानदार हैं, कुछ काँव-काँव कर रहे हैं। हम भी पहुँच गए, क्या बात है? तो देखे एक मित्र था हमारा, कोचिंग पढ़ाता था, आप ही की एज का रहा होगा, आर.एस. सिंह। वो खड़ा है, क्या हुआ भाई? कह रहे यार इससे प्याज लिए और 50 पैसा वापस देना था, तो हमने मांगा तो कहा कि रुकिए दे रहे हैं। तो नहीं दिया तो कुछ देर बाद कह रहा नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लोगे? अरे ये तो गलत बात है भाई, तुम दुकानदार हो यार, स्टूडेंट है, इसके साथ इस तरह की बात तुम करोगे, क्या उखाड़ लेंगे? तो कहा जब इसको हम मारने के लिए आए तो सब दुकानदार इकट्ठे हो गए। सबको हटाते हुए मैं गया, उसको पकड़ा इसे, हमका गलती की हो, जाओ पैर पकड़ा के माफ़ी मांग लो। कहा नहीं जाएंगे, एक साटा दिए जाके सीधे उसके पैर पर गिरा। तो जितने वहाँ के दुकानदार थे सब जानते थे मैं अनावश्यक किसी से बातें नहीं करता था। एक सामने दुकानदार था ग्रोसरी का, मोटा सा था अपना, तो मैं निकलता था, रहा हो करीब 55-56-57 साल का। बाबूजी नमस्ते, रोज करे बाबूजी नमस्ते। मैं साला 24 साल का, वो 55-56 साल का बाबूजी नमस्ते। मुझे रहा नहीं गया, मैं गया। हमका ये बताइए अंकल जी, आप मुझे बाबूजी कह के रोज़ नमस्ते क्यों करते हैं? आप हमसे उम्र में बड़े हैं, नमस्ते मैं करूँगा ना, आप क्यों करते हैं? कहा मैं आपको थोड़ा करता हूँ नमस्ते। उनका क्यों? मैं तो रोज़ जाता हूँ, आप रोज़ करते हैं। कहा आपको नहीं करते हैं, आपके पॉकेट में जो लक्ष्मी है उसको करते हैं। कि क्या इसकी साइकोलॉजी है? मतलब वो हम कहीं और देना चाहते जाएंगे या किसी और दुकान पर जाना होगा तो ये नमस्ते कर लिया तो वहीं घूम जाएंगे। ये साइकोलॉजी होती है। तो खैर वो बिजनेस की बातें हैं। आप लोग भी अगर बिजनेस में जाएं तो छोटा बड़ा मत दिखे, जो भी सामने निकले भैया नमस्ते, दीदी नमस्ते, तो उसको कहीं और जाना होगा तो आपके यहाँ आ जाएगा, भले आप 2 पैसा बढ़ा के ले लेंगे। तो यह जो पीरियड है ना आपका, फिजिकली मेंटली हर तरह से अपने को सक्षम बनाने के लिए है। और मैं सेवानिवृत्ति के बाद एक बार मन में आया कि विपश्यना केंद्र वगैरह ज्वाइन करके
बौद्ध धर्म में कुछ करूं। फिर मैंने देखा कि वहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लोग करने वाले हैं। फिर वहाँ भी मैंने देखा कि बौद्ध वाले भी वैसे ही आ गए हैं जैसे कबीरदास ने किया ना आलोचना, माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो बौद्ध धर्म में है नहीं माला वाला, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं तमाम वो भंते लोग हैं, लंबी सा माला लिए हुए इसी से करते हुए। सुबह मैं जाता हूँ सारनाथ एक्सरसाइज करने, तो वो भी माला जप रहे हैं। तो हर धर्म में पाखंड आ गया है। तो आप पाखंडों से दूर रहिए। देखिए, मैं किसी मंदिर मस्जिद में तब भी नहीं जाता था, अब भी नहीं जाता। हाँ, जाता था जैसे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग गई, विश्वनाथ मंदिर में मजिस्ट्रेट हैं, तो वहाँ के सब पंडे पुजारी मेरी ही सेवा करते थे, पैर छूते थे, क्योंकि सबके बच्चे, किसी की बीवी है, किसी का बच्चा है, किसी की बिटिया है, किसी न किसी विद्यालय में है, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी एबसेंट, या किसी का वेतन रोक दिए हैं तो हुजूर वेतन दे दीजिए, आप रोके हैं, एबसेंट पाए थे। हम कह रहे यार उनसे मांग लो ना, अरे इतने बड़े शिवलिंग है, उनसे मांग लो। तो जानते हैं क्या क्या महंत ने, महंत का नाम नहीं बताएंगे, कहा कि साहब वो ताकत तो आपकी कलम में है, वो तो हम लोगों का धंधा है। ये है। तो आप लोग अनावश्यक कर्म कांडों में मत पड़िएगा, बस एकमात्र फोकस अपने कैरियर पर। और इस तरफ आने का मतलब ये है कि हम शिक्षक एमएलसी का भी चुनाव लड़ सकते थे, जिसमें केवल शिक्षक ही होते, लेकिन शिक्षक एमएलसी में हाई स्कूल से एबव के ही मतदाता होते हैं। स्नातक एमएलसी में हर स्नातक मतदाता होता है। यह कि 3 साल पहले का, जैसे 26 में होगा चुनाव, अक्टूबर 23 तक जो ग्रेजुएट हैं वो सभी मतदाता बनेंगे और अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। भाई काम तो आपके लिए बहुत होता है, कराने वाले चाहिए, आपकी बात उठाने वाले चाहिए। जब तक हम बेरोजगार हैं, क्यों बेरोजगार हैं, या देश की मानव संपदा है, इसका सम्मान होना चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। 20 साल के बाद हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो 5,000 ही महीना। जब वो रोजगार पा जाए बंद कीजिए। आखिर मैं रिटायर होने के बाद 3 लाख इनकम टैक्स देता हूँ, मुझे उससे क्या मिलता है? यदि मेरे ही 3 लाख से 5,000 दिया जाए तो कितने बच्चों को मिल जाएगा बेरोजगारी भत्ता? मेरे ही तरह इनकम टैक्स देने वाले कम से कम 2 करोड़ हैं, सर्विस वाले। उसके बाद सेल टैक्स देने वाले अलग हैं, रोड पर चल रहे हैं वो अलग, टोल प्लाजा पर अलग हम दे रहे हैं टैक्स। ये सब टैक्स कहाँ जाना चाहिए? तो बेरोजगारों को भी हमको देखना है, प्राइमरी को भी देखना है, वो भी तो टीचर हैं, रिटायर हो गए हैं, उनको भी देखना है। जानते हैं रिटायर आदमी का 70 साल होने पर उसका कोई लाइसेंस नहीं बनता, न रिन्यूअल होता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, जबकि वो फिट है। तमाम लोग एक देखते हैं हमारे बगल में एक्सरसाइज करती हुई आके, आंटी जी करीब 75 साल की, क्या फिटनेस है। जितना मैं उसमें क्रॉस ट्रेनर में करता हूँ, लगभग उतनी ही वो महिला भी करती है, 70 साल की है। तो फिटनेस के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आप लोग यदि 23 तक के होंगे ग्रेजुएट तो फार्म वगैरह हम आपको दिलवा देंगे। आपके घरों में हो, माता पिता में कोई भी हो, अर्चित परिचित में मतदाता बनिएगा, हमको देने की इच्छा हो दीजिएगा, या जो पसंद में हो उसको। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे स्तर का कोई प्रत्याशी होगा। बाकी होंगे तो शुद्ध नेता होंगे। ये तो कुर्ता पैजामा अब हमने पहनना शुरू किया है, नहीं तो इसके पहले ब्लू पैंट, वाइट शर्ट या स्काई ब्लू। हाँ, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, यदि आप लोगों में से कोई PCS IAS का इंटरव्यू देने जाएगा, सेलेक्ट हुआ मेन तक,
मेंस क्वालिफाई करेगा तो इंटरव्यू के समय का ड्रेस मैं बनवाऊंगा। आपका पैंट शर्ट जूता मोजा बेल्ट मेरे तरफ से रहेगा, लेकिन इसी कोचिंग का होगा तो, ये नहीं कि बनारस में कहीं का आ जाए तो आपने कहा था। सर आपको जो है इंटरव्यू तक के रास्ते भी बता दिए कि किस तरह से आपको पहुंचना है। आप लोग एक शिक्षित वर्ग को जरूर चुनिए और आपके आसपास जो लोग हैं जो स्नातक 3 साल पहले कर चुके हैं उन लोगों तक ये बातें पहुंचाइए, ताकि एक शिक्षित समाज में भी हमारे लोग पॉलिटिक्स में पहुंचे। और यदि शिक्षित समाज के लोग पॉलिटिक्स में पहुंचते हैं तो शायद इससे बड़ा हमारे देश के लिए जो है सौभाग्य की बात होगी। और इसी तरह से आप लोगों को जितने लोग आप हैं और जो लोग अभी 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं उन लोगों को फॉर्म आ जाएगा, वो लोग फिलअप करके जो है मत कर सकते, ठीक है। तो सर आज आप लोगों को जितना भी मोटिवेशन किए हैं आप ज़रूर उस पर फॉलो करिएगा। एक अनुभव है काफ़ी लंबा, आप लोगों के पिता तुल्य भी हैं और अनुभव भी रहा है जो आपको साझा किए, और हमें लगता है कि इस अनुभव के अनुसार यदि हम स्मरण करते हैं तो शायद बहुत आसानी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। एक सफलता के लिए अनेकानेक असफलताओं का हाथ होता है। 92 से शुरू किया UPPCS, सत्र लेट चल रहा था, 93 में शुरू हुआ था, 92 से शुरू किया, हर 4 महीने पर प्री मेंस 92 का दिया इंटरव्यू, नहीं हुआ, 93 का दिया वेटिंग में, 94 का दिया BDO में, 95 का दिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। लोग कहते थे शोक मनाएंगे, कुछ नहीं हुआ, जो बीत गया सो बीत गया। मंगाता था एक गड्डी ताश, और हमारे लाज में 3 लफंगे टाइप के थे, ले आता था वो मोदक वाली गोली भांग की, एक एक गोली तीनों को दे देता था, और रात भर बैठ के उस दिन ताश खेलते थे। 29 खेलने मुझे बहुत मज़ा आता था, और सुबह 4 बजते बजते उनको जाओ अपने कमरे में, जैसे वो जाते थे ताश को जला देते थे। फिर शाम को आ गए सब, सर ताश खेलना है। हम कहा भाई तुम मुझे चूतिया समझे हो क्या, वो एक दिन का था। तो हर रिजल्ट के बाद एक ताश खरीद लाता था, 5 रुपए की ताश की गड्डी। एक दिन अपना दुख वगैरह जो भी मनाना है दूसरे दिन से शुरू अगले अभियान पर। तो बहुत ज़्यादा शौक मत मनाना भाई, क्या करेंगे, मान लीजिए बहुत प्रिय आपका मर गया तो अब क्या करेंगे, आप साल भर शोक मनाइए, जिंदा हो जाएगा क्या। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके पीछे मत भागिए, बस जीवन के सिद्धांत ही बनाइए, बीती ताय विसार दे आगे की सुध ले। और कबीर दास का भी एक बहुत बढ़िया दोहा है, क्या, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कीजिए जीना है कई बरसों। यही है ना, ये नहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब। ये अपने जीवन का फार्मूला बनाइए, कल के लिए मत छोड़िए कोई भी। अगर जिस चैप्टर को आपने शुरू किया कोई भी चिल्लाता रहे बुलाता रहे उसको ख़त्म करके ही उठिए। अपने सोने का समय को कम कर लीजिए, खाने का कर लीजिए, बहुत हेल्थ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट हो जाएंगे हेल्थ बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।